नमस्कार। विश्व संवाद केंद्र रांची में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भारत चीन संबंध वर्तमान परिदृश्य में। भारत चीन संबंध को पुनर्परिलक्षित करने की, पुनः विश्लेषित करने की जरूरत आन पड़ी है। वजह है वर्तमान में जो कुछ समय पहले जो हमने देखा कि भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़पें हुई। माना जाता रहा है कि भारत और चीन दोनों एक अच्छे पड़ोसी बनने की कोशिश तो हमेशा से करते रहे हैं, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। यह एक मिथक है। हम सोचते हैं कि या फिर आप कहिए कि हमारी जो प्रारंभिक दौर के जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उन्हें हमेशा ऐसा लगता रहा कि शायद चीन हमारा एक अच्छा पड़ोसी होने वाला है, या फिर स्वतंत्रता के बाद जो हमने चीन को वो अपना अच्छा पड़ोसी बनाने की कोशिश करी, भारत चीनी भाई भाई का नारा दिया। यह एक मिथक है। यह हमारी अदूरदर्शी भारतीय विदेश नीति का एक स्वप्न था जो टूट गया। प्रारंभ से ही माओ त्से-तुंग के चीन ने अपनी स्वतंत्रता के तुरंत पश्चात से ही इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया था कि वह एक आक्रामक विदेश नीति पर चलने जा रहा है। चाहे वो तिब्बत का विलय हो या 1962 का एक तरफा थोपा गया युद्ध, इन दोनों समयों में भारत को जबरदस्त हानि पहुंचाने की कोशिश चीन की तरफ से की गई। उसके बाद भी ये पहला मौका या दूसरा मौका नहीं था कि हमने चीन की तरफ से मुंह की खाई या फिर उनके धोखे का शिकार हुए। इसके बाद 1967 में भी अगर आप देखें तो नाथुला पास के पास दोनों सेनाओं के बीच में हिंसक झड़पें हुई, इसमें लगभग 88 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। 1967 के बाद अगर आप देखें तो 1987 में, 2003 में लगभग यही घटनाएं बार बार दोहराई गई। 2017 में, अभी वर्तमान में अगर आप देखें कुछ साल पहले 2017 में डोकलाम में भी यही घटना दोहराने की कोशिश की गई, तनाव की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। और अभी जस्ट कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले की बात अगर आप देखें तो गैलवान वैली में या फिर पैंगोंग लेक के समीप जो घटनाएं हुई और जिस तरीके से हमारे सैनिकों के साथ व्यवहार किया गया, जिसमें 20 भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, इन सभी घटनाओं से यह चीज पूरी तरीके से स्पष्ट होता है कि चीन की विदेश नीति भारत के लिए आक्रामक है, नकारात्मक है और भारत को इसके लिए सोचने की जरूरत है। अब सवाल आता है कि क्या चीन की जो ये विदेश नीति है ये भारत के लिए ही सिर्फ ऐसी है या विश्व के अन्य राष्ट्रों के लिए भी वो ऐसा ही है? तो अगर आप देखें तो माओ त्से-तुंग की विदेश नीति शुरुआत से ही बहुत स्पष्ट है। अगर आप इस क्षेत्रीय, अगर आप साउथ एशियन रीजन को देखें तो आप देखेंगे कि इस साउथ एशियन रीजन में चीन ने हमेशा से शुरुआती दौर से ही इस चीज को स्पष्ट किया कि उसकी 5 फिंगर पॉलिसी यहाँ काम करेगी, जिसके तहत वो नेपाल, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के इलाकों के ऊपर अपना दावा ठोकता रहा है। न सिर्फ इन हिस्सों के ऊपर, बल्कि वो विश्व में और राष्ट्रों के साथ भी ऐसी ही चालें चलता रहा है। अब आप देखें साउथ चाइना सी की स्थिति को ही ले लें, जहाँ के 9 डैश लाइन को अगर आप देखें तो चीन वहां पे भी अपना दावा ठोकता है। 90% जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है उसको चीन अपना भूभाग बताता है। साउथ एशिया की स्थिति आप देख ही रहे हैं, साउथ चाइना सी में उसकी स्थिति को देख रहे हैं आप। तो लगभग 23 राष्ट्रों के साथ अगर आप देखें तो सीमा विवाद उसका है, चीन का सीमा विवाद है। और इसमें से कुछ राष्ट्रों के साथ तो उसने अपने सीमा विवाद को क्लियर कर लिया है, पर बहुत सारे राष्ट्र भी ऐसे हैं जिनके साथ उसको अपने सीमा विवाद को सुलझाने की जरूरत है। अब हम सोच रहे होंगे कि या फिर सवाल उठना जायज है कि इन दावों के पीछे आधार क्या है? क्या कोई आधार है? तो हाँ, इसके पीछे चीन के हिसाब से आधार है। अगर आप सेंचुरीज बैक अगर जाएं, शताब्दियों पहले जाएं, तो हान राजवंश या फिर युआन राजवंश जो थे चीन के, उन्होंने जिन जिन टेरिटरीज को अपने कब्जे में ले रखा था, सदियों पहले की बात बताई जा रही है, उनके ऊपर चीन आज भी दावा ठोकता है। उसका मानना है कि वो आज भी वो एरियाज जो है वो उनके ही हैं और इसलिए वो इन सारे क्षेत्रों के ऊपर, इन सारे एरियाज के ऊपर अपना दावा ठोकता रहा है। अब हमारे पास सवाल ये है कि हम चीन को
के साथ जो मतभेद की स्थितियां हमारी हैं या फिर जो स्थितियां बनकर के आई हैं वो क्यों आई हैं। वर्तमान में खासकर जो अभी की स्थिति मुझे हमें देखने को मिल रही है वो क्लियरली इसलिए देखने को मिल रही है कि कहीं ना कहीं जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, भारत में आई है, तब से हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी की तरफ को इंगित करने की कोशिश की जाती रही। चाहे आप ग्लोबल टाइम्स को देखें या इकोनॉमिक टाइम्स को देखें या अगर न्यूयॉर्क टाइम्स को अगर आप देखें या विश्व के तमाम न्यूज़पेपर्स को आप देखें, तो कहीं ना कहीं से उनके दिमाग में एक डर, वहम या संशय की स्थिति है कि जैसे 370 का मामला क्लियर किया गया, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के मुद्दे को जो वर्षों से उलझे हुए मुद्दे थे, जिनके बारे में लग रहा था कि अगर ये मुद्दे शायद ही कभी सुलझाए जा सकेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विशेषज्ञ होने के नाते या स्टूडेंट होने के नाते अगर आप मुझसे पूछे तो शायद ही मुझे लगता है कि मैंने कुछ पढ़ा हो जिसमें कहा गया हो कि कश्मीर का मुद्दा कभी सुलझाया जा सकेगा, या अगर सुलझ भी गया तो वो शांति से सुलझ जाएगा। पर इस सरकार को साधुवाद देने की जरूरत है हमें, जिन्होंने खून का एक कतरा बहाए बगैर इस मुद्दे को, इस बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे को बेहतरीन तरीके से सुलझाया। और सुलझाने के साथ ही अगर आप देखें तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि जब हम पीओके बोलते हैं तो पीओके का मतलब सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लद्दाख का वो इलाका नहीं है जो अभी हमारे कब्जे में है, यहाँ पर हमारी भारत की संप्रभुता के अधीन है, बल्कि हम उन क्षेत्रों की बात भी कर रहे हैं जो हमसे ले लिया गया। पीओके का इलाका जो हमसे ले लिया गया, हम उनकी भी बात कर रहे हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की भी बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये इस स्टेटमेंट को चाइना ने लगता है बहुत ही सीरियसली लिया, गंभीरता से लिया, और उसके बाद उसकी जो नीति है, उसकी जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी चेंज हुई और उसने बहुत ही आक्रामक तरीके से लद्दाख वाले रीजन में या फिर जो आप हिमालयन रीजन जहाँ पे भी आप समस्या देख रहे हैं, गलवान और जो पेंगोंग लेक वाला इलाका है, वहाँ पे उसने अस्थिरता क्रिएट करने की कोशिश की। अब सवाल उठता है कि ये हमेशा से हो रहा है। 2017 में हुआ, आपने देखा डोकलाम में स्थिति वही रही। आप देख रहे हैं पेंगोंग या फिर जो आपका गलवान वैली है उसमें भी वही स्थिति क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखें तो नेपाल के साथ भी उसने वही चाल चली है कि नेपाल ने भी एक ही साथ कुछ भारतीय क्षेत्र के ऊपर आप देख रहे हैं कि चाइना अपना दावा ठोक रहा है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नेपाल जो है लिम्पाई, धोरा, काला पानी जैसे इलाकों के ऊपर अपना दावा दे रहा है। आश्चर्यजनक बात यह है कि नेपाल उन क्षेत्रों के ऊपर अपना दावा कर रहा है जिसका मैप उसके पास है ही नहीं। अगर आप आर्टिकल्स को देखें तो आप देखेंगे कि पहले उनके पार्लियामेंट ने इस बिल को पास किया कि लिम्पाई, धोरा या काला पानी का इलाका जो है वो नेपाली क्षेत्र है, और तब उन्होंने एक टीम बनाई, एक टीम गठित करी है जो टीम अब उसके मैप को खोजेगी कि हाँ सच में वो नेपाल का हिस्सा है। तो आश्चर्यजनक तरीके से ये चीजें हो कैसे रही हैं। अभी हालिया न्यूज बता रहा है कि नेपाल जो है वो अब गोरखास के रिक्रूटमेंट को, इंडियन आर्मी में जो गोरखास का रिक्रूटमेंट होता है उनके ऊपर भी उसको भी फिर से विश्लेषित करने की कोशिश कर रहा है, मतलब फिर से उसको पुनरीक्षण करेगा। तो ये सारी नेगेटिविटी जो आपको देखने को मिल रही है, चाहे वो भूटान को प्रभावित करने की बात हो या फिर आप नेपाल के थ्रू हमें प्रेशराइज करने की बात की कोशिश हो रही है, या फिर खुद चाइना जो है वो हिमालयन रीजन को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहा है और हमें हमेशा वॉक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि चाइना का OBOR प्रोजेक्ट, जो वन बेल्ट वन रोड जो प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट जो उसका बेहद एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो पूरे रीजन को इकोनॉमिकली जोड़ने की कोशिश की जा रही है उसकी तरफ से, उसकी पॉलिसी जो है, उसके लिए ये क्षेत्र बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस क्षेत्र में पाकिस्तान को छोड़ करके उसका साथ देने वाला कोई और दिखता नहीं है। पोटेंशियल तो अब समस्या ये है कि उसको अपने इस प्रोजेक्ट को पूरा भी करना है, और चूंकि भारत इस प्रोजेक्ट में उसके साथ है नहीं, तो उसे भारत को परेशान भी करना है
उसे ये भी दिख रहा है कि भारत और अमेरिका की नज़दीकियां बढ़ रही हैं। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर को ध्यान में रखते हुए चाइना कहीं ना कहीं संशय में है, भय में है, और वो भारत को एक सबक सिखाने की बात कहिए या भारत को डिस्टर्ब करने की बात कहिए, वो कर रहा है। एक सबसे बड़ी बात और सबसे दुखद बात कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ ये देखने को है कि जब पूरा विश्व एक पेंडेमिक से लड़ रहा है, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग प्रभावित हैं, लाखों लोग बुनियादी सेवाओं से वंचित हो रहे हैं, इस स्थिति में जबकि हमें म्यूचुअल ट्रस्ट को बढ़ाना चाहिए, जबकि हमें म्यूचुअल कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए, जबकि हमें एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है, इस स्थिति में भी वो हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। और सिर्फ हमें ही नहीं, वो साउथ चाइना सी में भी ऑलमोस्ट वही चीज़ ही करने की कोशिश कर रहा है। तो ये टाइमिंग जो उसने चुनी है, ये टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये टाइमिंग मीन्स इस पेंडेमिक का टाइमिंग कि जब पूरा विश्व अशांत है, जब क्षेत्रीय स्तर पे कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं है जो कह सके कि नहीं, मजबूती के साथ युद्ध के लिए तैयार हूँ, इस स्थिति में भी वो क्यों परेशान करने की कोशिश कर रहा है भारत। तो शायद उसने इस चीज़ को लिया हो, शायद उन्होंने ऐसा सोचा हो कि भारत का जो अलाई है अमेरिका, वो भी इस वक्त अपने चुनाव, आने वाले चुनाव के लिए में व्यस्तता है उसकी। भारत खुद एक डेडली वायरस जो कि चाइनीज वायरस है, उन्हीं के द्वारा क्रिएट किया गया है, लेबोरेटरी क्रिएटेड वायरस है, नोबेल लॉरिएट्स इस चीज़ को मान चुके हैं। इस स्थिति में भी वो भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो उसका कहीं ना कहीं से ये था कि भाई हो सकता है अगर इस वक्त भारत काउंटर अटैक नहीं करे या फिर काउंटर डिफेंस नहीं करे, बातचीत करके मनाने की कोशिश हो, तो वो फिर से कुछ क्षेत्रों पे कब्जा कर पाएगा, ऐसा शायद उसकी सोच रही। पर ऐसा हो नहीं पाया। दुखद बात यह है कि उसके लिए दुखद बात यह है कि वैसा हो नहीं पाया। अब बात ये करने की जरूरत है कि हमने ये बात पता चल गई कि चाइना का चरित्र क्या है, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी का नेचर क्या है, ये हमें पता चल गया कि वो आक्रामक है, भारत के लिए नकारात्मक है और हमेशा से रहेगी। वो भारत का कभी भी काउंटर पार्ट नहीं हो सकता है, कभी भी सहयोगी नहीं हो सकता है, बल्कि वो हमेशा भारत का एक कॉम्पिटिटर ही रहेगा, एक प्रतियोगी ही रहेगा, और हमें उसे अब उसी तरीके से डील करने की जरूरत है। भारत को 3-4 स्तरों पे काम करने की जरूरत है। पहला, भारत को तिब्बत के मुद्दे को फिर से उभारना होगा। हमेशा से हमारी फॉरेन पॉलिसी एक ऑफेंसिव फॉरेन पॉलिसी रही है कि हम जो है वो हमेशा इंतजार करते हैं, डायलॉग्स की बात करते हैं, जो एक्शन होगा फिर हम रिएक्शन करेंगे, ऐसी वाली बात होती है। पर इस बार हमें चेंज करना पड़ेगा थोड़ी सी अपनी फॉरेन पॉलिसी। बहुत कुछ हमने चेंज लाया है माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में। अगर आप देखें तो उन्होंने भारतीय विदेश नीति को एक नई दिशा दी है, एक नया मुकाम दिया है, भारत को एक नई पहचान दी है और एक नया सम्मान दिलाया है पूरे विश्व में। तो इस स्थिति में भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी को थोड़ा और अग्रेसिव किए जाने की जरूरत है। मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं मुझसे कि क्या ये अग्रेसिवनेस, भारत का अग्रेसिवनेस जो है, भारत की आक्रामकता जो है, वो क्या इस क्षेत्र में युद्ध को प्रमोट नहीं करेगी? क्योंकि दोनों ही राष्ट्र जो है वो आणविक शक्ति से लैस है, न्यूक्लियर पावर से लैस है। तो मेरा जवाब यही होता है कि आणविक हथियार जो है वो डिटरेंस के लिए है, वो डराने के लिए है। उस युद्ध की भयावहता को उठाने के लिए या फिर उसके दर्द को सहने के लिए ना तो भारत तैयार है, ना तो पाकिस्तान तैयार होगा, ना तो चाइना तैयार है, और ना ही दुनिया के कोई भी और राष्ट्र तैयार होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा से दबते रहें और कोई हमेशा से हमें टेकन फॉर ग्रांटेड लेता रहे, हमेशा से हमारे व्यवहार को, हमारी अच्छाइयों को हमारी कमजोरी समझता रहे। इसलिए हमारी फॉरेन पॉलिसी में थोड़े से बदलाव की जरूरत है। हमें तिब्बत के मुद्दे को अग्रेसिवली हर एक पॉलिटिकल फोरम पे, हमें हर एक मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे उभारने और उछालने की जरूरत है। तिब्बत चाइना की दुखती हुई रग है। हम जब उसे छुएंगे तब उसे दर्द महसूस होगा। तो हमें अब उसे दर्द महसूस करवाना होगा, क्योंकि वो हमें दर्द महसूस करवाता रहता है। तो इसीलिए जो उसकी दुखती हुई नर्व्स है, जो उसकी दबती हुई नसें हैं, हमें उन नसों को पकड़ना है और उसे दबाना होगा।
आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि तिब्बत की एक्साइल गवर्नमेंट जो है, जो वो धर्मशाला में, भारत की धर्मशाला में चलाई जाती है। लाखों तिब्बतन शरणार्थी भारत में शरण लिए हुए हैं। भारत ने उनको शरण दिया है और हमने कभी भी 1950 के बाद से, जब से तिब्बत को उन्होंने अपने अधीन बना लिया, तब से लेकर मुखर रूप से हमने कभी तिब्बत के लिए आवाज नहीं उठाई। ये हमारी पॉलिसी की कमजोरी कहीं ना कहीं रही। तो अब हमें वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करना है। अब हमें तिब्बत को ऑटोनॉमस रीजन के रूप में पहचान दिलाने के लिए काम करना होगा। अगर ये करने में हम असक्षम रहते हैं तो फिर हमारी विदेश नीति की हार मानी जाएगी। अब हर एक फोरम पे, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो ह्यूमन राइट कमीशन हो, हर एक जगह तिब्बत में जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है या तिब्बत में मानवाधिकार के जो मुद्दे उठ रहे हैं, उन सबों को प्रमुखता और सजगता से पूरी दुनिया को दिखाने की जरूरत है। अगर ऐसा हम कर पाते हैं तो चीन के ऊपर दबाव डालने की स्थिति में होंगे। पहला मुद्दा। दूसरी जगह जहां पे हम चीन को चोट पहुंचा सकते हैं, दूसरी कौन सी जगह है जहां पे हम चीन को चोट पहुंचा सकते हैं? तो चीनी फॉरेन पॉलिसी का ब्लैक होल साउथ चाइना सी है। भारत अकेले चीन को कर्व नहीं कर सकता है। वो एक बड़ी शक्ति है, आपसे तीन बड़ी गुनी इकोनॉमी उसके पास है, आप उसका रक्षा बजट आपसे कई गुना बड़ा है, इकोनॉमिकली वो आपसे इतना स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजिकली वो आपसे इतना स्ट्रांग है। तो अकेले तो आप उसको कर्व नहीं कर सकते हैं। तो जरूरत ये होगी कि आप अपने जैसे लाइक माइंडेड जो कंट्रीज हैं उनको साथ लेकर के हमें चीन को काउंटर करना पड़ेगा। साउथ चाइना सी के 90% एरिया के ऊपर चीन अपना दावा करता है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो वियतनाम, जापान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, ये सारे राष्ट्र चीन के व्यवहार से बहुत ही क्षुब्ध हैं और वो चाहते हैं कि भारत का इस क्षेत्र में, इस एरिया में एक स्ट्रांग पहुंच हो। भारत कोशिश भी कर रहा है, अब सजगता से कोशिश कर रहा है और कोशिश किए जाने की जरूरत भी है, क्योंकि साउथ चाइना सी के जितने भी जिन राष्ट्रों का नाम मैंने अभी लिया, उन सारे राष्ट्रों के साथ भारत के ऐतिहासिक रूप से अच्छे संबंध रहे हैं। इनके साथ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अगर आप देखें तो किसी भी तरह का युद्ध का इतिहास भारत का नहीं रहा है। हमेशा से हमने वहाँ पे शांति को प्रमोट किया है, बौद्ध धर्म को पहुंचाया है। तो ये सारे राष्ट्र हमारे मित्र राष्ट्र हो सकते हैं। इनके साथ मिलकर के अगर हम चाहें तो चीन को घुटनों के बल बिठा सकते हैं। साउथ चाइना सी में भारत की मदद करने के लिए यूएसए भी तत्पर है और क्लियरली वो इंडो पैसिफिक, साउथ एशिया पैसिफिक रीजन को एशिया पैसिफिक रीजन न कह करके इंडो पैसिफिक रीजन कह रहा है। तो ये ओपन मैसेज है चीन के लिए और पूरे विश्व के लिए कि इस एरिया में, इस रीजन में भारत की पहुंच अब रिकॉग्नाइजेबल है। अब उसको रिकॉग्नाइज किए जाने की जरूरत है और उसकी उपस्थिति महत्वपूर्ण होगी। किस चीज के लिए? टू काउंटर बैलेंस चाइना। तो इस रीजन में भी भारत इन राष्ट्रों के साथ मिलकर के चीन को खदेड़ने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर भी चीन की दुखती हुई रग है साउथ चाइना सी में, चूंकि ये रीजन संसाधनों से भरा हुआ है। ये रीजन अंतर्राष्ट्रीय जो संचार है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रेड जो है, उसके लिए भी यह रीजन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो चीन है वो भूशक्ति रहा है, अब वो नेवल पावर बनने की कोशिश कर रहा है। तो अब इस नेवल पावर बनने की कोशिश में अगर भारत रुकावट डालता है तो यह सार्थक प्रयास होगा चीनी फॉरेन पॉलिसी को, चाइना की फॉरेन पॉलिसी को कार्व आउट करने में, उसको कहीं ना कहीं से परेशान करने में। क्योंकि अब वो जब हमें परेशान कर रहा है तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम भी उसे परेशान करने के रास्ते ढूंढें। तीसरा जो एक रास्ता हो सकता है जिससे कि हम चीन को परेशान कर सकते हैं या फिर चीन को दबाव में ला सकते हैं ताकि वो हमारे हिसाब से काम करे या फिर हमें परेशान न करे एटलीस्ट, वो है इकोनॉमिक स्तर पे। हमें चीन के साथ होने वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। वैसे ये बहुत ही मुश्किल सा रास्ता दिखता है,
लेकिन कोशिश करने पे शायद ये संभव है। अगर आप देखें तो पूरे विश्व में चीन जितना एक्सपोर्ट करता है, जितना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, 2018 के डाटा के हिसाब से $2.5 ट्रिलियन का उसका एक्सपोर्ट है, कुल एक्सपोर्ट है। इसमें से भारत का भाग जो है वो सिर्फ $70 बिलियन का है। मतलब हार्डली 3% जो है चाइना के एक्सपोर्ट का जो भाग है वो भारत आता है। तो अगर हमने उनके ऊपर कुछ बैन लगा दिया या बाइकॉट चाइना करिए, कुछ एप्स को बैन कर दिया उनके, तो इससे बहुत ज्यादा फर्क चीन के ऊपर नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ फर्क तो पड़ेगा, खासकर उन राष्ट्रों के साथ जिनका जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं और चाइना को टक्कर देने की स्थिति है। फॉर एन एग्जाम्पल ताइवान। तो ताइवान के पास वो पोटेंशियल है, जापान के पास वो पोटेंशियल है, सिंगापुर के पास वो पोटेंशियल है, कोरिया के पास वो पोटेंशियल है, जो भारत को मदद पहुंचा सकता है, भारत को हेल्प कर सकता है चाइना के ऊपर उसकी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी जो है, टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी जो है, उसको खत्म करने में। तो ये एक तीसरा भाग ऐसा है, वैसे बहुत असंभव सा लगता तो है भी, बहुत टफ है इन दोनों का जो रिलेशन, ट्रेड रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है इसको अलग कर पाना, क्योंकि जितना सस्ता माल और जितना कम समय में चाइना हमें दे सकता है, उतना कोई और राष्ट्र देने की स्थिति में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम इसके ऊपर काम करें, आज से अगर हम इसके ऊपर काम करना शुरू करें, तो शायद कुछ समय बाद हम इस चीज को कार्व आउट करने की स्थिति में होंगे। तो एक मुद्दा, तो तीसरा मुद्दा तो ये हो गया। चौथे स्तर पे जहां हम चाइना को परेशान करने की स्थिति में हो सकते हैं, वो है क्वाड। क्वाड जो है वो 4 राष्ट्रों का एक समूह है, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, भारत और जापान। इन 4 राष्ट्रों ने मिलकर के 2007 में जापान के जो प्रधानमंत्री हैं शिंजो अबे, उन्होंने इसको कॉइन किया, उन्होंने इसको मूव किया और उन्होंने कहा कि अगर ये 4 राष्ट्र मिलें और मिलकर आपस में काम करें तो ये भविष्य के लिए अच्छा होगा। शुरुआती दौर में तो इसको एंटी चाइना नहीं माना गया, या फिर कहने से लोग डरे, खासकर ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसको बैक करता रहा, वो फ्रंट पे आकर के चाइना के अगेंस्ट जाने को तैयार नहीं हुआ। तो जरूरत अब ये है कि उस क्वाड को फिर से रिवाइव किया जाए। अकेले ना तो भारत, ना तो अमेरिका, ना तो जापान और ना तो ऑस्ट्रेलिया, ये 4 राष्ट्र अकेले सिंगुलरली अगर चाहें तो चाइना को आज के डेट में टक्कर देने की स्थिति में नहीं है। परंतु अगर ये 4 राष्ट्र मिल जाएं तो चाइना को टक्कर दे सकते हैं। तो जरूरत ये है कि क्वाड को रिवाइव किया जाए, फिर से रिवाइव किया जाए। अगर ऐसा कर पाने में हम सक्षम होते हैं तो इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में उसके दबाव को, उसके प्रभुत्व को, साउथ चाइनालियन रीजन में जो आप अस्थिरता फैलाने की उसकी बार बार की नाकाम चालों को देख रहे हैं, तो इन सबों को कार्व आउट कर पाएंगे। जरूरत ये है कि हम ये समझें कि चीन हमारा मित्र नहीं हो सकता है। चाणक्य का मंडला थ्योरी को भी अगर आप देखें, मंडल पॉलिसी को अगर आप देखें, उनके विदेश नीति की मंडल सिद्धांत को देखें, तो आप देखेंगे कि पड़ोसी राष्ट्र जो हमारा है वो शत्रु होएगा ही होएगा। उनकी स्थिति ऐसी है कि वो हमें परेशान कर सकते हैं और वो करते रहेंगे। चाइना अब सुपर पावर बनने की स्थिति में है, उसकी राह पर चलना चाहता है, परंतु बहुत चीजें ऐसी हैं जो उसको परेशान कर सकती हैं। हमें उन परेशान करने वाली चीजों को ढूंढना है, उन मुद्दों को ढूंढना है और भारतीय विदेश नीति में उनको लागू करने की कोशिश करनी है। जब तक हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तब तक भारत की विदेश नीति सकारात्मक स्तर पर अपने लिए स्थान नहीं ढूंढ पाएगी। हमें अपना स्थान बनाने के लिए, खासकर चाइनीज विदेश नीति के संदर्भ में अगर हम अब बोले, तो शांतिपूर्ण वार्ता का वक्त बहुत हो चुका। हमने बहुत शांतिपूर्ण वार्ता की बात करी, बहुत दिनों तक हमने धैर्य को बनाए रखा, परंतु अब वक्त आ गया है जब हम मुखरता से, जैसे हमने पाकिस्तान को जवाब दिया है हर एक वक्त, खासकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, उसी तरीके से हम चाइनीज फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी काम करें। और जो विशेषज्ञ हैं, भारतीय विदेश नीति के जो विशेषज्ञ हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो इन सारे मुद्दों पर ध्यान देते हुए
भारत की विदेश नीति में सकारात्मक सुधार लाएं। मैं आशा करती हूँ कि इस संदर्भ में मेरा जो ज्ञान था, जहाँ तक मेरी समझ थी, वहाँ तक मैंने बातों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करी है। बहुत बहुत धन्यवाद।